नमस्कार दोस्तों, आप सभी का लॉ सीखो के दैनिक समाचार विश्लेषण में। तो चलिए आज हम किन किन आर्टिकल के बारे में बात करने वाले देखते हैं। आज का जो हमारा पहला आर्टिकल है वो हमारे शैक्षणिक पाठ्यक्रम के बारे में है कि कैसा हमारा शैक्षणिक पाठ्यक्रम और विविध और समावेशी बन सकता है। नया एजुकेशन पॉलिसी आने वाला है जैसे आपको पता है, तो उनमें हम पाठ्यक्रम की दृष्टि से क्या क्या चीजों को ला सकते हैं, इसके बहुत अच्छे सुझाव दिए हैं यहाँ पे राइटर ने। जो हमारा दूसरा आर्टिकल है वो आईएसआईएस जो आतंकवादी संगठन है उसके बारे में है कि अब हमारे भारतीय उपमहाद्वीप में भी हमें इसकी एक आहट देखने को मिली है। तो देखते हैं कि कौन कौन से सजेशन दिए यहाँ पर राइटर ने कि हम कहाँ कौन कौन से क्षेत्रों में काम कर सकते हैं इस स्थिति को सुधारने के लिए या इस स्थिति से हमारे देश को बचाने के लिए। जो अंत में हम न्यूज इन फ्लैश के बारे में बात करते हैं, इनमें हम उन समाचारों के बारे में बात करते हैं जो हमारी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो मैं आगे बढ़ूँ उसके पहले ये लॉ सीखो के कुछ पैकेजेस और कोर्सेस हैं। उन्हीं में से एक जो कोर्स है वो है लॉर्ड ऑफ द कोर्सेज, जो कि हमारी न्यायिक परीक्षा की तैयारी के लिए है। उसके अलावा ये लॉ सीखो के और कुछ कोर्सेज और पैकेजेस हैं। इन सारे कोर्सेज की जानकारी आपको लॉ सीखो की वेबसाइट पे मिल जाएगी। तो आज का हमारा एमसीक्यू देखते हैं। आज का जो हमारा एमसीक्यू है वो यह है कि अहोम राजवंश या अहोम साम्राज्य जो है वो इनमें से भारत के किस क्षेत्र में था। ऑप्शन ए है नॉर्थ इंडिया जो कि उत्तर भारत, ऑप्शन बी साउथ इंडिया दक्षिण भारत, ऑप्शन सी नॉर्थ ईस्टर्न रीजन जो कि उत्तर पूर्वी क्षेत्र कहलाता है, या ऑप्शन डी इनमें से कोई भी नहीं। जो भी आपका उत्तर हो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। तो आज का जो हमारा वर्णनात्मक प्रश्न है, जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है, वह यह है कि शैक्षिक पाठ्यक्रम को अधिक विविध और समावेशी बनाने के लिए हम क्या कदम उठा सकते हैं। आपका जो भी उत्तर हो आप 250 शब्दों में कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। तो चलिए हमारे पहले आर्टिकल की ओर बढ़ते हैं। हिस्ट्री करिकुलम जो कि हमारा पाठ्यक्रम है, उसमें भी स्पेशली जो हमारा हिस्ट्री का पाठ्यक्रम है उसको लेकर इस आर्टिकल में बात की गई है राइटर के द्वारा कि हम कौन कौन से सुधार ला सकते हैं। तो राइटर ने एक एनालिसिस करा, एक विश्लेषण करा। उनके अनुसार कक्षा सातवीं के अगर हम सीबीएसई की बुक उठा के देखें तो उसमें 12 में से जो 6 पाठ है वो सिर्फ दिल्ली सल्तनत और मुगल एम्पायर के बारे में है, मुगल साम्राज्य के बारे में ही है। तो इसमें हमको एक चीज ये देखने को मिल रही है कि जो सेंट्रल लेवल का बोर्ड है, जिस जो एक नेशनल लेवल का बोर्ड है, उसमें आप आधे चैप्टर सिर्फ एक ही पर्टिकुलर रीजन के लिए, एक ही दिल्ली सल्तनत और उसके आजू बाजू साम्राज्य हुए हैं, आप सिर्फ उन्हीं को के लिए रख रहे हैं और बचे हुए आधे चैप्टर पूरे भारत के लिए रख रहे हैं। तो ये एक यहाँ पर एक प्रश्न चिन्ह उठाया है कि ये जो पद्धति है आप इसको फिर कैसे नेशनल लेवल का एक बोर्ड कह सकते हैं। उसके साथ ही एक उदाहरण दिया है जैसे कि अहोम साम्राज्य रहा है जो कि हमारे नॉर्थ ईस्ट रीजन में, जो कि उत्तर पूर्वी क्षेत्र असम और अरुणाचल प्रदेश वाले क्षेत्र में जिनका राज रहा है काफी लंबे समय तक, और इनके जो युद्ध हुए हैं इतिहास में बहुत बड़ी जगह है इनकी, उनको भी हमारे पाठ्यक्रम का हिस्सा नहीं बनाया है। जो सातवीं आठवीं या जो भी आपका इतिहास का पाठ्यक्रम है उनके लिए इन पाठ्यक्रमों में जगह दी ही नहीं गई है। तो ये एक चिंता का विषय राइटर ने यहाँ पे बताया है। तो राइटर ने बताया कि ऐसे कौन कौन से हम स्टेप्स या कदम उठा सकते हैं जिससे हमारा हम पाठ्यक्रम सुधार सकते हैं। सबसे पहले तो ओरल ट्रेडिशन जो मौखिक परंपराएं है, हमको उनके बारे में चर्चा करनी चाहिए, हमको उनको हमारे पाठ्यक्रम में जगह देनी चाहिए। राइटर ने उदाहरण दिया है कि अफ्रीका, साउथ अमेरिका, दक्षिण अमेरिका जो है, और एशिया की और कुछ कंट्रीज है जहां पर ऐसी मौखिक परंपरा रही है और इन देशों ने, इन रीजन के क्षेत्रों ने इनको अपने पाठ्यक्रम में जगह दी है और उन्होंने ये माना है कि हाँ हमारी आने वाली जो जनरेशन रहेंगी, हमारे जो स्टूडेंट्स रहेंगे, जो विद्यार्थी लोग हैं, इनको ये पढ़ाना बहुत ज्यादा जरूरी है। दूसरी बात ये कही गई है कि हम सिर्फ एक जनरल हिस्ट्री डिस्कस नहीं करें, सिर्फ नेशनल लेवल का जो इम्पोर्टेंट हिस्ट्री है, जो इम्पोर्टेंट ऐतिहासिक इवेंट हुए हैं, जो घटनाएं हुए हैं, सिर्फ हम उन्हीं के बारे में बात नहीं करें, हम हमारी लोकल हिस्ट्री, जो हमारी क्षेत्रीय हिस्ट्री है, हम उनके बारे में भी चर्चा करें। जैसे अगर आप उड़ीसा के हैं तो उड़ीसा में बहुत जरूरी है कि हम जो एक कलिंग राज्य हुआ करता था उस टाइम का, जो एक कलिंग साम्राज्य था, हम उसके बारे में बात करें। उसके अलावा और जो छोटे छोटे राज्य हुए हैं, शासक हुए हैं, उनमें क्या क्या उन्होंने काम किए, हम इन सारी चीजों के बारे में जानकारी करें। तो हम लोकल हिस्ट्री की, जब हम क्षेत्रीय
हिस्ट्री के बारे में चर्चा करते हैं तो इससे विद्यार्थी की, इससे बच्चे की रुचि भी काफी ज्यादा बढ़ती है पाठ्यक्रम में। नहीं तो इतिहास जैसे सब्जेक्ट को बहुत सारे बच्चे ऐसे मानते हैं कि ये नीरस है, इसमें कोई मजा ही नहीं आता, हम तिथियां और तारीखें पढ़ के क्या करें जो हमारे कहीं से कहीं काम के नहीं। तो कहीं ना कहीं अगर हम उनका संबंध जोड़े हम उनकी क्षेत्रीय इतिहास से, तो कहीं ना कहीं ये उनकी रुचि भी बढ़ाएगा और पाठ्यक्रम को और अच्छा भी बनाएगा। उसके साथ में और कुछ सजेशन दिए गए हैं, जैसे हम तमिलनाडु की राज्य की बात करें तो तमिलनाडु राज्य में पांड्य साम्राज्य हुआ है, पांड्य डायनेस्टी हुआ है। इसके बारे में भी जो हमारा सीबीएसई का जो पाठ्यक्रम है इसमें इतनी चर्चा नहीं है जितना उसका स्थान होना चाहिए था, क्योंकि ये साम्राज्य काफी लंबे समय तक चला, ये काफी लंबे क्षेत्र में भी फैला हुआ था, तो इसका जितना बात होनी चाहिए थी उतनी नहीं बात की गई। उसके साथ में हम केरल की बात करें तो केरल में जो हमारा कुलशेष्ट सॉरी कुलशेखरा जो एक साम्राज्य हुआ है उसकी भी बात नहीं की गई है, तो इसको भी पाठ्यक्रम में देने की जरूरत है। उसके बाद में हम आंध्र प्रदेश, आज का आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, अगर हम दोनों को लेकर बात करें तो वहां पे काकतीय साम्राज्य हुआ है। ये काकतीय साम्राज्य जो है उसमें भी अपने आप में काफी बड़े बड़े उन्होंने ऐतिहासिक घटनाएं हुई है, बड़े बड़े माइलस्टोन है। रुद्रमा देवी जैसी सम्राज्ञी वहां से निकली है, रुद्रमा देवी के ऊपर एक पिक्चर बनी हुई है साउथ इंडिया में। तो जो नॉर्थ इंडिया का बच्चा है, जो उत्तर भारत का बच्चा है, उसको तो इस साम्राज्य और उस वीरांगना के बारे में पता ही नहीं चलता है, रुद्रमा देवी ने कैसी उनकी लड़ाई लड़ी और कैसे उनके साम्राज्य के लिए आखिरी दम तक उन्होंने डिफेंड किया। तो ऐसे कुछ हमको पाठ्यक्रम में विषयों को लाना और कुछ मुद्दों को लाना बहुत जरूरी है। खासकर इतिहास की बात करें तो इसको और विविध और समावेशी बनाने की बात की गई है। उसके साथ में जो हमारा कल्चरल हिस्ट्री है मेडिवल टाइम्स का, उसको भी चैप्टर्स में लाने की बात कही है, उसको भी हमारे पाठ का हिस्सा बनाने की बात की गई है। उसके साथ में जो लोकल हिस्ट्री प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है कि जो आपका साम्राज्य, अगर आप मान लीजिए आप एक राज्य में रहते हैं, उस राज्य में भी बहुत अलग अलग रीजन है। जैसे अगर आप मध्य प्रदेश की बात करें तो वहाँ पे मालवा रीजन है, निमाड़ रीजन है, महाकौशल रीजन है। हर रीजन का अपना अपना एक इतिहास रहा है, वहाँ पे अपने अपने साम्राज्य रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसे लोकल हिस्ट्री प्रोजेक्ट्स को भी हमको इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है। यहाँ पे सिर्फ हमको उन्हें पढ़ाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे बच्चों से भी हमको एक अप्लाइड वे में, एक ऐसे वे में हमको उनसे अप्रोच करने की जरूरत है जिससे वो खुद भी इसमें इंटरेस्ट ले और इसके लिए काम करे। उसके साथ में राइटर ने कहा है कि जो लिटरेचर है उसको भी हमारे इतिहास का हिस्सा बनाने की जरूरत है, और लिटरेचर सिर्फ एक पर्टिकुलर एरिया का नहीं, ठीक है, वो अलग अलग क्षेत्रों का भी हो सकता है। चलिए, तो हमारा जो दूसरा आर्टिकल है वो आईएस थ्रेट टू इंडिया के बारे में है। आईएस थ्रेट क्या है? जैसे आपको पता होगा, आईएसआईएस सुना है आपने, आईएसआईएल सुना है आपने, इस्लामिक स्टेट्स जो है जिनका इराक और सीरिया में काफी लंबे टाइम तक जिनकी आतंकवादी गतिविधियां चलती रही थी। अभी काफी ऑपरेशन चलाने के बाद में थोड़ा उनको मुक्ति मिली है इनसे अभी भी, लेकिन कुछ जगह इनका प्रेजेंस अभी भी मौजूद है। जैसे हमने पिछले डिस्कशंस में, पिछले विश्लेषणों में चर्चा करी कि कैसे अफ्रीका के छोटे छोटे पॉकेट्स में, इलियास, इराक और जो मिडिल ईस्ट के हमारे जो देश है उसके छोटे छोटे पार्ट्स में, पॉकेट्स में, ये अभी भी इनका प्रेजेंस है। तो भारतीय उपमहाद्वीप में भी हमको इसकी एक दस्तक देखने को मिली है। तो जो 26वीं रिपोर्ट आई है यूएन एनालिटिकल सपोर्ट सैंक्शन मॉनिटरिंग टीम की, तो उन्होंने ये बताया है कि 180 से 200 मेंबर जो विलाया ऑफ हिंद या हिंद विलाया के है वो केरला और कर्नाटक जैसे राज्यों में हैं। उसके बाद में 150 से 200 मेंबर जो है वो अलकायदा के भारत, बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान जैसे देशों में अभी भी है। तो ये बहुत ज्यादा चिंता का विषय है। उसके साथ में अभी अभी दिल्ली में 15 किलो का आईईडी, जो कि इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइसेस रहता है, जो विस्फोटक, जो आधुनिक विस्फोटक सामग्री है वो मिली है। तो कहीं ना कहीं ये ट्रिगर है हमारे इंटेलिजेंस एजेंसी के लिए इस और ध्यान देने के लिए। तो अभी हम देख लेते हैं कि भारतीय जो उपमहाद्वीप है वहां पे इनका कैसा प्रेजेंस है। तो 2019 में ये खबर आई थी कि आईएस ने अनाउंस किया है कि उन्होंने एक स्टेट फॉर्म करा है, एक इंडियन प्रोविंस को, जिसका नाम दिया है वलाया ऑफ हिंद। ये वलाया ऑफ हिंद जो है
वो कश्मीरी रीजन में होने का दावा किया गया था कि हम यहाँ पे हमारा प्रोविंस स्थापित करने वाले हैं। तो ये थोड़ा एक थोड़ा हमारी सुरक्षा एजेंसियों के लिए भी एक मुद्दा है कि कैसे हम हमारे देश को इस सारी आतंकवादी गतिविधियों से, हमारे युवाओं को इन सारी आतंकवादी गतिविधियों से दूर रख सकते हैं। अब फरवरी 2020 के की बात करें तो 15 लोकेशन पे कर्नाटक में सर्च किया गया अगेंस्ट जो हमारे 17 आईएस सस्पेक्ट्स थे, जो संदिग्ध थे 17, उनके खिलाफ जून में करा गया। तो 15 लोकेशन पे कर्नाटक में, उसके साथ में 17 आईएस सस्पेक्ट्स के अगेंस्ट भी चार्जशीट फाइल हुई। तो देखते हैं कि ये सच में आईएस के मेंबर है कि नहीं है। इसके अलावा मार्च 2020 में भी 27 जो सिख है उनको अफगानिस्तान के गुरुद्वारा में उन पे अटैक किया गया, इसके कारण उनकी मृत्यु हो गई। तो ये जो अटैकर्स थे, ये जो आतंकवादी थे, उनमें से मोहम्मद मोहसिन जो थे वो कासरगोड डिस्ट्रिक्ट है केरला का, वहां से ताल्लुक रखते हैं, वो भी इन आतंकवादियों में से एक थे। तो ये हमारे लिए एक साइन है कि देखो हमारा देश का अभी भी, हमारा देश का जो युवा है वो इस गतिविधि में इंडल्ज हो गया है और उसका पार्टिसिपेशन यहाँ पे क्लियरली हमको दिखा। उसके बाद में आईएस के केरला और कर्नाटक कनेक्शंस पे आर्टिकल में थोड़ी सी बात की गई है कि ऐसे तो केरला कर्नाटक एक बहुत ही प्रॉस्परस और शैक्षिक रूप से काफी आगे माने जाने वाले राज्य है, जहाँ का जो सोशल और कम्युनिटी नेटवर्क है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है। तो इन राज्य की प्रॉस्पेरिटी की बात की गई है। यहाँ पे जो दूसरे बिंदु में राइटर ने ये बताया है कि कहीं ना कहीं इस्लाम का यहाँ पर एक डीप कल्चरल और सोशल रूट्स है, इनका एक जड़े, काफी मजबूत जड़े है इस्लाम की। केरला में देखने को मिली, केरला के कुछ ऐसे पॉकेट्स है जैसे मलापुरम वगैरह पॉकेट्स हो गए, वहां पे मुस्लिम पॉपुलेशन जो है वो बाकी देश के कंपैरिजन अगर हम देखें तो थोड़ी ज्यादा है। उस अनुपात में हम देखें तो कहीं ना कहीं यहाँ पर एक खतरा ये बन जाता है कि ऐसे ऑर्गेनाइजेशन हमारे युवाओं को, जो कि एक पर्टिकुलर धर्म से ताल्लुक रखते हैं, पर्टिकुलर समुदाय से ताल्लुक रखते हैं, उनको अपने साथ इंडल्ज कर सकते हैं, मिला सकते हैं। और इन राज्यों का कनेक्शन कहीं ना कहीं गल्फ कंट्री से ही रहा है। जैसे हमको पता है कि केरला और कर्नाटक जैसे जो राज्य है, केरला से खासतौर काफी ज्यादा जो मजदूर रहते हैं ब्लू कॉलर कॉलर जॉब करने के लिए गल्फ कंट्रीज में जाते हैं, तो हमेशा से वहां पे एक कनेक्शन रहा है। और ये मिडिल ईस्ट और गल्फ कंट्री जो है वहां पे आईएस का प्रेजेंस काफी लंबे टाइम से है। तो कहीं ना कहीं ये उनको वहां से भी अपने साथ में मिलाने की कोशिश कर सकते हैं, उनका ब्रेन वॉश कर सकते हैं। तो हम क्या क्या स्टेप्स ले सकते हैं? तो सबसे पहला जो स्टेप बताया है कि हमारा जो पब्लिक पॉलिसी है और जो हमारे डिप्लोमेटिक टाइज है, जो हमारे दूसरे देशों से संबंध है, जो हमारी कूटनीति है, उसको हमको और मजबूत बनाने की जरूरत है। उसके साथ में जो हमारी खुफिया एजेंसियां है, जो हमारा खुफिया तंत्र है, उसको और मजबूत होना चाहिए, उसको अर्ली वार्निंग पे काम करना चाहिए। और सिर्फ हमारे देश की खुफिया एजेंसी नहीं, और दूसरे देशों की खुफिया एजेंसी जो इस आतंकवादियों के और आतंकवादी संगठन के अगेंस्ट काम कर रही है, उनको साथ में मिलकर काम करने की जरूरत है। उसके साथ में लॉ को इन्फोर्स, पालन करवाने की जरूरत है विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, बिना किसी भेदभाव को देखते हुए हमको लॉ को पूर्ण रूप से उसके, जिसे कहते हैं सोल और स्पिरिट में, उसकी आत्मा में उसको लागू करने की जरूरत है। उसके साथ में जो सबसे महत्वपूर्ण है कि यहाँ पर हमको राजनीति को पीछे छोड़ने की जरूरत है, हमको एक न्यूट्रल होकर काम करने की जरूरत है, किसी आइडियोलॉजी को, किसी वोट बैंक को, ये सारी चीजें साइड में रख के हमको हमारे देश को, हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा को पहली प्राथमिकता देनी चाहिए। तो चलिए देखते हैं आज के हमारे न्यूज इन फ्लैश कौन कौन से महत्वपूर्ण समाचार कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले जो न्यूज आ रही है गुजरात से आ रही है कि एसजीएक्स निफ्टी को लेकर, तो गवर्नमेंट ने जो मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है उसके रूल्स में थोड़ा ईज देते हुए अलाउ किया है एसजीएक्स निफ्टी को लेकर। तो जो सिंगापुर का स्टॉक एक्सचेंज है वहां पे अब जो एनएसई निफ्टी इंडेक्स का डेरिवेटिव ट्रेड हो सकेगा, उसके लिए एक स्पेशल पर्पस व्हीकल बनाने का प्रपोज किया गया है, जो कि हमारी तटीय व्यापारिक जो गतिविधियां हैं उनके लिए काफी ज्यादा अच्छा है। जो हमारा दूसरा समाचार है वो G20 के प्रिंसिपल्स को लेकर है ऑन क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट। तो कोविड के चलते हुए अब बहुत जरूरी है कि हम सिर्फ हमारे राज्य के स्तर पे नहीं, सिर्फ हमारे देश के स्तर पे नहीं, अब हम अंतर्राष्ट्रीय स्तरों पर भी हम कुछ कदम उठाए और इसके लिए बचाव के लिए, इसकी प्रिकॉशंस के लिए हम साथ मिलकर
काम करे। तो ये प्रिंसिपल्स लाने की बात की गई है। ये जो प्रिंसिपल्स होंगे वो 3 एलिमेंट पे बेस्ड होंगे। जो सबसे पहला प्रिंसिपल होगा, जो सबसे पहला एलिमेंट है इस प्रिंसिपल का, वो बात करता है कि जो हमारी टेस्टिंग प्रोसीजर्स है और जो टेस्टिंग रिजल्ट्स है उसको एक पर्टिकुलर मानक पे हम तय करेंगे कि हाँ, हम सारी G20 जो फॉरेन मिनिस्टर्स इन लोगों ने बात करी कि हाँ, हम उनका एक समान मानक रखेंगे। उसके साथ में जो क्वारंटाइन प्रोसीजर है, जो क्वारंटाइन का जो हमारे रूल्स बने हुए हैं, उसको भी हम एक समान रूप से एक समान मानक पे लागू करेंगे। उसके साथ में एक देश से दूसरे देश का जो मूवमेंट और ट्रांजिट प्रोटोकॉल्स रहेंगे उसके लिए भी हम मानक तय करेंगे। तो ये 3 मुख्य एलिमेंट है जिनकी बात की गई है इस G20 फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग में। उसके अलावा जो हमारा तीसरा न्यूज है वो हमारे अंतरिक्ष से आ रहा है। GW190521 सिग्नल को ट्रेस किया गया है। ये सिग्नल कैसे आया हम जानते हैं। कई करोड़ों साल पहले 2 ब्लैक होल्स जो होते हैं उनका कोलिजन हुआ था। तो उनमें से जो ग्रेविटेशनल वेव्स निकली है, तो ये वेव्स को डिटेक्ट किया गया है ग्रेविटेशनल ऑब्जर्वेटरी जो है लीगो यूनाइटेड स्टेट का और जो वर्गो इटली का है डिटेक्टर, उनके द्वारा इनको ट्रेस किया गया है। तो ये थोड़ा प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये 2 नाम आपको याद करने की जरूरत है। सिग्नल एक बार देख लीजिए क्या सिग्नल कैसा है, इसके बारे में थोड़ा पढ़ लीजिए, क्योंकि हो सकता है कि डायरेक्ट आपको आ सकता है कि GW190521 क्या है, ऐसा प्रश्न आ सकता है। उसके साथ में ब्लैक होल के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगा। ब्लैक होल बनता कैसा है? ब्लैक होल कोई जब हम कहते हैं कि जो तारा टूट जाता है, जैसे हम कॉमन भाषा में नहीं, अंतरिक्ष में जब कोई तारों से जो सूर्य ही रहता है कहीं दूर किसी सौर मंडल में, किसी सूर्य डिस्ट्रॉय होता है या उसका विस्फोट होता है या उससे आगे कुछ कोलाइड हो जाता है जिसके कारण उसका डिस्ट्रक्शन होता है, तो उस जगह पर एक ब्लैक होल एक भंवरे जैसा तैयार होता है और उसमें से इतना ज्यादा उसका ग्रेविटेशनल फोर्स होता है कि उसमें से लाइट भी क्रॉस नहीं हो सकती है। लाइट भी उसी ग्रेविटेशन में आके उसी ब्लैक होल का हिस्सा बन जाती है। तो ये थोड़ा सा ब्लैक होल का बेसिक था। इसी के साथ में हमारा आज का विश्लेषण यही समाप्त होता है। मुझे सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। इसी तरह पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। धन्यवाद।